आप अपना यूजर नेम डालते हैं। आप ऐसा पासवर्ड डालते हैं जिसका कोई भी पता नहीं लगा सकता। आपका नया ईमेल अकाउंट बस बनने ही वाला है। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, आपके सामने आ जाता है कैप्चा। अरे नहीं, ये तो काफी मुश्किल है। वो इमेज चुने जिसमें फायर ट्रक हो। तो आप वह 3 इमेजेस चुनते हैं जो आपको सही लगती हैं। लेकिन उफ, गलत। आपको लगा था कि उस आखिरी इमेज में एक फायर ट्रक है। आप दोबारा कोशिश करते हैं। 4 बार कोशिश करने के बाद आप आखिरकार सही कैप्चा भरने में कामयाब हो जाते हैं। क्या सिर्फ मेरे साथ ही होता है या कैप्चा सच में पहले से मुश्किल होते जा रहे हैं? कैप्चा टेस्ट खास तौर पर दुनिया भर में मौजूद लाखों बॉट्स के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करते हैं। इसका मतलब है कंप्यूटर और इंसानों में फर्क बताने के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। कैप्चा को हल करने में बॉट्स हमसे बेहतर हो रहे हैं और अगर हजारों नहीं तो इंटरनेट पर पहले से ही सैकड़ों कैप्चा टेस्ट मौजूद हैं। शुरुआत में कैप्चा इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी इंसान इसे पास कर सके और कंप्यूटर इसमें फेल हो जाए। पढ़ना एक ऐसी चीज है जो हम काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुश्किल शब्दों को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आप हाईवे पर चल रहे हैं और आप अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हैं। इससे पहले कि आप उन्हें पहचान सकें, पेड़ आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन आगे एक साइन है जिसे आप तुरंत पढ़ लेते हैं। अक्षर अगर थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हों तो हम उन्हें पढ़ सकते हैं। जब कैप्चा आया तो कंप्यूटर पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, तो शुरुआती कैप्चा सिर्फ टेढ़े मेढ़े अक्षर होते थे। आपको कुछ अक्षर दिए जाते थे और उन्हें एक साथ मिलाना आसान होता था। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गलती की गुंजाइश होती है क्योंकि कुछ अक्षर अलग होने के बावजूद एक जैसे लगते हैं। टेस्ट समय के साथ बदल गया है और अब कैप्चा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फॉर्म रीकैप्चा है। यह पुराने अखबारों और किताबों के टेक्स्ट को डिजिटाइज करता है और आपके सामने 2 शब्द रखता है। पहला शब्द कंप्यूटर बनाता है और यह वो शब्द है जिसे कंप्यूटर जानता है कि वह सही है। दूसरा एक डिजिटाइज शब्द होता है। कंप्यूटर बस अंदाजा लगाता है कि यह सही है। यह वेबसाइट पर जाने की कोशिश कर रहे बाकी लोगों को एक ही टेस्ट देकर इसे डबल चेक करता है। यह केवल तभी होता है जब कुछ लोग एक जैसा सही जवाब देते हैं और शब्द को सही मान लिया जाता है। सही टेस्ट देने में हमें काफी वक्त लग सकता है और कंप्यूटर इसे पलक झपकते ही हल कर सकते हैं। जब लोगों ने अपने खुद के कैप्चा टेस्ट किए तो कंप्यूटर लगातार सीखते रहे कि इन टेढ़े मेढ़े शब्दों का मतलब क्या है और अब वो हमसे बेहतर तरीके से कैप्चा को हल कर सकते हैं। कैप्चा से तंग आ चुके लोग इतने निराश थे कि वे इसे बाईपास करने या हल करने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते थे। तो कैप्चा इस बार इमेज कैप्चा में बदल गए। अब हम कंप्यूटर को सिखा रहे हैं कि इन इमेजेस या चीजों की पहचान कैसे करनी है ताकि वे जान सके कि हम कोई छिपे हुए बॉट हैं या सिर्फ एक इंसान। लेकिन फिर से कंप्यूटर और बॉट्स ने इसे सीखा और हमसे बेहतर बन गए। अब आता है इनविजिबल कैप्चा। यह एक तरह से रीसेट है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई आपके बर्ताव को ट्रैक करता है और इसके आधार पर तय करता है कि आप इंसान हैं या कोई बॉट। यह एक वेबसाइट के बैकग्राउंड में चलता है और जब आप अपना माउस घुमाते हैं तो उसे पता चल जाता है। जैसे यह जानता है कि आपको किस चीज पर क्लिक करने में कितना समय लगता है। अगर आप इंसान होने का टेस्ट पास करते हैं तो आपको सबसे अच्छा और आसान कैप्चा मिलता है, जहां आपको मैं रोबोट नहीं हूं कैप्चा पर क्लिक करना होता है। कुछ बॉट इतने चालाक होते हैं कि वे इंटरनेट पर इंसानों की तरह दिखते और काम करते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे आप उनमें से कुछ की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले, सभी बॉट्स बुरे नहीं होते। सर्च इंजन और एंटीवायरस इंटरनेट से डेटा को एनालाइज और इकट्ठा करने के लिए बॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ बॉट्स गलत काम भी करते हैं, जैसे गलत खबर फैलाना या आपकी निजी जानकारी के साथ खिलवाड़ करना। अगर आपको लगता है कि कोई सोशल मीडिया अकाउंट एक बॉट है तो आप उनकी यूजर प्रोफाइल देख सकते हैं। उनमें से ज्यादातर की फोटो नहीं होती है और उनकी बायोग्राफी में कुछ भी लिखा नहीं होता है। बॉट्स इसके बावजूद भी हमारे बात करने के तरीके की अच्छी तरह से नकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई बार बार एक जैसा जवाब दे रहा है या ऐसा लगता है कि उसके पास कोई हैंड गाइड है तो मुमकिन है कि आप किसी बॉट से बात कर रहे हों। उन्हें एक जोक सुनाइए और अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो वे एक बॉट है। आमतौर पर एक बॉट को एक खास टॉपिक को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम किया जाता है, जैसे किसी को उनके पसंदीदा सिंगर के बारे में बताना।
अगर वे किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर पाते हैं तो वे एक बॉट हो सकते हैं या बस एक बड़े फैन भी। ट्विटर पर बहुत सारे बॉट्स हैं। वे एक ही लिंक को बार बार पोस्ट करते हैं। ये भी बॉट्स को पहचानने का एक तरीका हो सकता है। उनकी पोस्ट का समय देखें। अगर वे लगातार ट्वीट करते हैं और ऐसा लगता है कि वे कभी सोते ही नहीं हैं, तो वे एक बॉट अकाउंट हो सकते हैं। और भी कई चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे वायरस और मैलवेयर। महफूज रहने के लिए जब आप नेट पर सर्फिंग कर रहे हो तो देखें कि वेबसाइट का कनेक्शन सेफ है या नहीं। अगर इसमें HTTPS के पहले क्लोज लॉक है तो यह महफूज है। अगर ऐसा नहीं है तो यह अच्छा साइन नहीं है। आपका ब्राउजर आपको एक चमकीले लाल साइन और एक विस्मयाबोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आगाह भी कर सकता है जहां लॉक होना चाहिए। एक मुश्किल पासवर्ड का इस्तेमाल करें। उपयोगकर्ता का नाम या यूजर नेम, जन्मदिन या आपके फोन नंबर जैसी चीजों का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो सकता है। सिर्फ कैरेक्टर्स को ही पासवर्ड में शामिल न करें। इसके बजाय अलग अलग चिन्ह या सिंबल्स के साथ बड़े और छोटे अक्षरों को मिलाकर अपना पासवर्ड बनाएं। यहाँ पासवर्ड का एक अच्छा आइडिया दिया गया है। आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आप मुश्किल पासवर्ड्स को भी याद रख सकें। फिशिंग एक ऑनलाइन घोटाला है जिसका इस्तेमाल निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है या आमतौर पर आपके पास एक ईमेल के तौर पर आता है। कुछ फिशिंग स्कैम टेक्स्ट या पॉपअप मैसेज भी हो सकते हैं। इनमें से किसी का भी जवाब न दें और न ही किसी भी लिंक पर क्लिक करें। यह काफी असली लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको शक हो तो उस कंपनी या सर्विस को गूगल पर सर्च करें जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और उनसे सीधे जाकर बात करें। आप बाहर हैं और आप अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पब्लिक वाईफाई मौजूद है। आप जिस वेबसाइट पर जाने वाले हैं वह इनक्रिप्टेड नहीं है और कोई है जो यह देख रहा है कि आप वेब पर क्या कर रहे हैं, इसलिए वे आपके सेशन को हाईजैक कर लेते हैं और आपकी तरह लॉगिन करते हैं। अपने ईमेल में लॉगिन करने या अपने बैंक अकाउंट को देखने के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल न करें, बल्कि उसके लिए अपने मोबाइल डेटा को चालू करें। जरूरी जानकारी वाली किसी भी चीज को पब्लिक वाईफाई से दूर रखें। एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और अपने डेटा का क्लाउड पर और अपने फोन पर भी बैकअप लें। अगर किसी अनसेफ वेबसाइट से वायरस आ जाता है तो आप कम से कम बैकअप से अपनी जरूरी इमेजेस को फिर से हासिल कर पाएंगे। वायरसेस हमारे कंप्यूटर के लिए भी खतरा हैं। देखिए कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है या नहीं। आपका कर्सर बेतरतीब ढंग से अपने आप हिलना शुरू कर देगा। यह आपकी मर्जी के बगैर किसी भी प्रोग्राम या लिंक पर क्लिक करेगा। यह एक साफ संकेत है कि आपका कंप्यूटर दूर से कंट्रोल किया जा रहा है। एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर की मदद से वायरस से छुटकारा पाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर पर मौजूद हर चीज को पूरी तरह से रीसेट करना होगा ताकि आप महफूज रह सकें। पॉपअप पेज तब आते हैं जब आप वेब पर ब्राउज कर रहे होते हैं, लेकिन जब वेब ब्राउजर बंद होने पर भी आपको यह पॉपअप मैसेजेस आते हैं तो ये खतरे की निशानी है। उन्हें तुरंत बंद कर दें और कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। यदि कहीं से भी नए प्रोग्राम दिखने लगते हैं, हालांकि आपने कभी उन्हें इंस्टॉल नहीं किया होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस एक्सप्लोरर की मदद से देखें कि वे क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सारे स्पैम ईमेल मिलते हैं, लेकिन अब आप उन्हें खुद भेज रहे हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी निजी जानकारी से छेड़छाड़ की गई है। जितनी जल्दी हो सके अपना पासवर्ड बदलें। इससे भी बदतर ये होगा कि आप अपने अकाउंट्स को पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा होने पर उन्हें ठीक करने के तरीके के बारे में सोचें। अपने बैंक स्टेटमेंट को बार बार चेक करें। अगर आप कोई अजीब या फ्रॉड ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसे आपने इजाजत नहीं दी है, तो अपने बैंक से बात करके देखें कि क्या हो रहा है। इसके पीछे कोई साइबर अपराधी हो सकता है।